गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखे पुनर्जागरण की पर्सनालिटी को, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन और स्वामी विवेकानंद, जो हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम लोग एक नया पर्सनालिटी मॉडर्न इंडिया का करेंगे और वह मॉडर्न इंडिया का नया पर्सनालिटी है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और सुभाष चंद्र बोस एक आईसीएस अधिकारी थे। सुभाष चंद्र बोस के विषय में देश को आजाद कराने के लिए ब्रिटेन के अगेंस्ट में उन्होंने एक संगठन बनाए थे, आजाद हिंद फौज। लेकिन आजाद हिंद फौज की अवधारणा या कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, सबसे पहले उसके विषय में भी देखेंगे। और उन्होंने 1939 में कलकत्ता बंगाल में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाए थे, एक राजनीतिक संगठन। इसके अलावा कलकत्ता मेयर का एक ये सदस्य भी थे। तो सुभाष चंद्र बोस की पर्सनालिटी राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कटक उड़ीसा में होता है। और वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी की सरकार जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है, इसलिए हम लोग 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मना रहे हैं। तो आज सुभाष चंद्र बोस का एक पुस्तक भी है, इंडियन स्ट्रगल्स, चाहे स्ट्रगल इंडियंस, आपको है क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, संघर्ष भारत। एक पुस्तक और भी उनका है, द ड्रीम्स ऑफ यूथ, जो 1928 में लिखे थे और आईसीएस के पद से रिजाइनेशन देने वाले प्रथम भारत के नागरिक भी थे। तो इनके विषय में जो भी डिटेल है उसको देखते हैं और इनका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या संगठन, क्या क्या कार्य रहा है, उन सभी कार्यों के विषय में एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ है 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। को 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। 18 अगस्त 1945 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से ताइवान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जा रहे थे। जो एक प्लेन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। तो एक सामान्य सी जानकारी आप याद रखिएगा, 23 जनवरी
1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था और 18 अगस्त 1945 ईस्वी में जब वो सिंगापुर से ताइवान की ओर प्लेन से जा रहे थे तो एक प्लेन क्रैश में कहा जाता है कुछ इतिहासकारों के अनुसार कि उनकी डेथ हो गया, मृत्यु हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जो है एक आईसीएस अधिकारी थे। सुभाष चंद्र बोस एक आईसीएस अधिकारी थे। उन्नीस सौ 20 ईस्वी में जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो सुभाष चंद्र बोस आईसीएस के पद से त्यागपत्र देकर इस आंदोलन में शामिल हो गए। इस आंदोलन में शामिल हो गया। आईसीएस के पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के प्रथम नागरिक थे के पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम भारतीय नागरिक था। तो आप इसे याद रखिएगा। एक तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म, सुभाष चंद्र बोस एक आईसीएस अधिकारी थे और आईसीएस के पद से रिजाइनेशन देने वाले वह पहले व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस उस समय आईसीएस के पद से त्यागपत्र देंगे जब महात्मा गांधी भारत में प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन बंबई से प्रारंभ करेंगे 1 अगस्त 1920 को, और उस आंदोलन में क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि आईसीएस के पद से त्यागपत्र देने वाला भारत का प्रथम नागरिक कौन है। तो आप याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जो सबसे महत्वपूर्ण है। और जब त्यागपत्र दिए तो वह किस आंदोलन में शामिल हो गए, असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। अब इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के
राजनीतिक गुरु गुरु सीआर दास थे, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास था। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता का मेयर भी बने थे। कलकत्ता का मेयर बने थे। उन्नीस सौ 28 से 28-29 ईस्वी में झरिया धनबाद में झारखंड में कोयला मजदूर संघ ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे तब सुभाष चंद्र बोस इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। तो याद रखिएगा, झरिया जो है धनबाद में, झरिया जो है ये आपका कोयला खनन के रूप में प्रसिद्ध है। कोयला खनन, और कोयला खनन के जितने भी श्रमिक थे वो ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे। और जब विरोध कर रहे थे तो इसी संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हैं और कोयला खनन के जितने भी मजदूर थे, श्रमिक थे, उनका समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारा थी एक समाजवादी विचारधारा थी, और उसी विचारधारा के आधार पर वह अपना आंदोलन को आगे बढ़ाए भी है। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा समाजवाद से अधिक प्रभावित था। इसीलिए वह जो भी आपको है आंदोलन चल रहा था समाजवाद के रूप में, ये जो भी आंदोलन चल रहा था सुभाष चंद्र बोस उसका समर्थन कर रहे थे। फिर आगे चल करके 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता होगा। और इस गांधी इरविन समझौता को कराने में तेज बहादुर सप्रू जैसे राष्ट्रीय नेता का महत्वपूर्ण योगदान था। और इस आंदोलन में पहला प्रावधान था क्या कि जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहा है उस सम्मेलन में कांग्रेस अर्थात महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया। जब वह आमंत्रित किया गया तो उस गोलमेज सम्मेलन में जब महात्मा गांधी भाग लेने के लिए गए तो सुभाष चंद्र बोस ने क्रिटिसिज्म किए थे महात्मा गांधी का, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और वह क्रिटिसिज्म करने के साथ साथ इसका कंपेयर, इसकी तुलना किए थे
नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के शासक से। और वह तुलना इसलिए किए थे क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट का एक यात्रा रहा था, पेरिस से एल्वा तक की यात्रा, जो पूरी तरह से फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट का ये यात्रा फेल हो गया था, असफल हो गया था। और गांधी जी ने जो दिल्ली से लेकर के लंदन की जो यात्रा किए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, वह भी एक प्रकार का असफल हो गया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार तो किसी भी प्रकार के सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना चाहती थी, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को काफी हानि हो रहा था। काफी वस्तुओं का बहिष्कार करने से ये अन्य क्षेत्रों में काफी हानि हो रहा था। दूसरा जन आंदोलन जो था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसे दांडी मार्च कहते हैं, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। और यह आंदोलन से इस बार 25 मई 2025 को जो आईएएस का पेपर हुआ उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, यह किस आंदोलन में इन्होंने नारा दिए थे या अपना घोषणा किए थे? तो वह नमक सत्याग्रह में, जब दांडी में वो अपने नमक कानून को तोड़ रहे थे और नमक का निर्माण कर रहे थे, तब यह इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे। और यह क्वेश्चन अभी पूछा गया था 25 मई 2025 को सिविल के पेपर में, आईएएस के पेपर में। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग पढ़ेंगे आंदोलन तो उसमें मैं बताऊंगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में। लेकिन जब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होगा, तब उस आंदोलन को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार और जो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता कराएंगे। और समझौता कराने वाले जो पर्सनालिटी थे उनका नाम था तेज बहादुर सप्रू। और यह क्वेश्चन पूछा था आरएएस के पेपर में कि गांधी इरविन समझौता को कराने में किस राष्ट्रीय नेता का योगदान है? तो आप आंसर क्या बताइएगा? तेज बहादुर सप्रू। और जब यह समझौता हो जाएगा, इसी को दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, इसी को दिवाली उत्सव के नाम से जानते हैं, ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अभी मैं सुभाष चंद्र बोस की पर्सनालिटी यहाँ जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सुभाष चंद्र बोस, जब गांधी जी, महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में नई दिल्ली से लंदन की जब यात्रा करेंगे, तो उस यात्रा की तुलना किससे करेंगे? तो नेपोलियन बोनापार्ट की एक यात्रा है पेरिस से एल्वा, जो असफल रहा था, और गांधी की भी यह यात्रा असफल रहा था। असफल रहा था तभी तो गांधी जी वहां से खाली हाथ आने के बाद जनवरी 1932 में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे। और यह आंदोलन जैसे ही प्रारंभ करेंगे, वैसे ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहां? पुणे के यरवदा जेल में बंद कर दिया जाएगा। और उसी जगह आपको पढ़ेंगे पुणे पैक्ट होगा गांधी के बीच में और अंबेडकर के बीच में। इस समझौता को कराने में किस व्यक्ति का योगदान था? इसमें दो व्यक्ति का योगदान है, एक मदन मोहन मालवीय और दूसरा जो योगदान है जयकर का योगदान था। तो हम लोग को यह स्टेटमेंट ये आपको याद रखना है कि जब महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगे, तो इनके यात्रा की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट की यात्रा से किसने किए हैं? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। तो इस पॉइंट को आप लिख भी सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने के लिए
लेने के लिए दिल्ली से लंदन जाते हैं तो इस यात्रा की तुलना इस यात्रा की तुलना इस यात्रा की तुलना इस यात्रा की तुलना फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट के पेरिस से एल्वा की यात्रा से किया था और सुभाष चंद्र बोस ने बताया कि गांधी की ये यात्रा नेपोलियन की यात्रा की तरह असफल रहा था। महात्मा गांधी की यात्रा नेपोलियन बोनापार्ट की तरह असफल रहा था। और यह क्वेश्चन भी पूछा था सेकंड ग्रेड के पेपर में। राजस्थान में सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उस पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। और याद रखिएगा, जो यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है वह कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोबारा। जैसे मैंने अभी एक स्टेटमेंट बताया महात्मा गांधी का, कि एक स्टेटमेंट देते हैं कि राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है। यह कब स्लोगन दिए, कब यह नारा दिए? तो दांडी मार्च में दिए थे। जब दांडी मार्च का एंड हो रहा था, नमक कानून का विरोध करते हुए नमक का निर्माण करते हैं दांडी में, तब ये इन्होंने नारा दिए थे। और ये क्वेश्चन बहुत पहले यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यूपीएससी में जो एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है वह क्वेश्चन को रिपीट भी करता है, तो इसीलिए आप इसे याद रखेंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनेंगे, और ये दोनों बार बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में होगा, तो इसका अध्यक्षता कौन करेंगे? सुभाष चंद्र बोस करेंगे। दिसंबर 1938 ईस्वी में INC का अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता
अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किया था और इसी अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण संगठन बनाया गया था और उस संगठन का अध्यक्ष जो है, उस संगठन का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया था। तो इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कौन सा संगठन बनाया था? जब तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दिसंबर 1938 में आईएनसी का जो अधिवेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह होगा हरिपुरा में और इसकी अध्यक्षता करेंगे सुभाष चंद्र बोस। जो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप याद रखेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। हरिपुरा है कहां, तो आप यह भी याद रखेंगे, यह गुजरात में है। और आईएनसी का जो अधिवेशन है हरिपुरा, यह इस जगह एक महत्वपूर्ण संगठन बनाया गया था। वह कौन सा संगठन था उसके विषय में हम लोग देखते हैं। इस अधिवेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी, नेशनल प्लानिंग कमेटी नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाया गया था और इस समिति का अध्यक्ष जेएल नेहरू को बनाया गया था। जेएल नेहरू को बनाया गया था। और यही नेशनल प्लानिंग कमेटी आगे चल करके 15 मार्च 1950 ईस्वी को प्लानिंग कमीशन बन जाएगा, योजना आयोग बनेगा। तो इसकी नींव कब यह है आप याद रखिएगा, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में बना है और यही जो है 15 मार्च 1938 को क्या बन जाएगा, प्लानिंग कमीशन बन जाएगा, योजना आयोग बनेगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर आईएनसी का अधिवेशन होगा दिसंबर 1939 ईस्वी में। आईएनसी का अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। अच्छा, इस अधिवेशन में एक तरफ तो खड़ा थे अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस, दूसरी तरफ खड़ा थे बी पट्टाभी सीतारामैया। एक तरफ तो थे आपको अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, दूसरे तरफ
दूसरे तरफ अध्यक्ष पद के लिए बी पट्टाभी सीतारमैया थे। रमैया। और ये जो अध्यक्ष पद हुआ उसमें सुभाष चंद्र बोस विजय हो गए और बी पट्टाभी सीतारमैया जो थे ये पराजित हो गए। और जब ये पराजित हो गए, अच्छा, बी पट्टाभी सीतारमैया को आशीर्वाद जो है महात्मा गांधी का था, महात्मा गांधी का आशीर्वाद जब भी पट्टाभी सीतारमैया महात्मा गांधी के आशीर्वाद के बावजूद यह हार जाते हैं अध्यक्ष पद के लिए, तब यहाँ पर ही महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में विवाद उत्पन्न होगा और एक विचारधारा का संघर्ष चलेगा। तब यहाँ जब विवाद ज्यादा होने लगेगा तो सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे देंगे। तब सुभाष चंद्र बोस क्या करेंगे, अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिए गए। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिए। तब अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को INC का अध्यक्ष बनाया जाएगा, बनाया गया। तो आप इसमें याद रखिएगा 3 नाम इंपॉर्टेंट हो गया। मैं बोला क्या कि 1939 में INC का अधिवेशन हुआ, कहां, त्रिपुरी MP में। अध्यक्ष पद का चुनाव एक तरफ लड़ रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, उनके विरोध में खड़ा है बी पट्टाभी सीतारमैया, और बी पट्टाभी सीतारमैया को महात्मा गांधी का आशीर्वाद मिला। इसके बावजूद वो अध्यक्ष पद के लिए हार गए। तब सुभाष चंद्र बोस के बीच में और महात्मा गांधी के बीच में यहाँ एक वैचारिक मतभेद होगा, और वह वैचारिक मतभेद के कारण क्या होगा कि इतना बढ़ जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस अपने पद से रिजाइनेशन दे देंगे। तब यह INC का पद खाली हो गया अध्यक्ष का। तब किनको INC का अध्यक्ष बना दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ अध्यक्ष बना दिया गया। अब जब ये अध्यक्ष बन जाएंगे, जब ये रिजाइनेशन दे देंगे सुभाष चंद्र बोस, तभी रिजाइनेशन के बाद दिसंबर 1939 ईस्वी में कलकत्ता में एक राजनीतिक संगठन बनाएंगे, और उसी राजनीतिक संगठन का नाम है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया जाएगा। और इसी समय से महात्मा गांधी के बीच में और सुभाष चंद्र बोस के बीच में एक वैचारिक मतभेद प्रारंभ होगा। दिसंबर 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता बंगाल में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, कलकत्ता बंगाल में एक राजनीतिक संगठन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस का यहाँ
एक राजनीतिक संगठन बनाना, और ये राजनीतिक संगठन अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, इसको हिंदी में कहा जाएगा अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया। फिर इसके बाद इसी समय 1939 में क्या हो जाएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। तब सुभाष चंद्र बोस क्या करेंगे कि अफगानिस्तान जाएंगे, और अफगानिस्तान जाने के बाद एक मुस्लिम के नाम से वीजा बनवाएंगे। फिर वह वीजा बना करके यूरोप जाएंगे, और यूरोप जाने के बाद वह हिटलर से मिलते हैं, मुसोलिनी से मिलते हैं। फिर इसके बाद वह जो है देश के बाहर रह करके ब्रिटिश सरकार का वह विरोध करेंगे, और इसी विरोध के दौरान एक संगठन बनाए गए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आजाद हिंद फौज, जो ये सबसे महत्वपूर्ण है। आजाद हिंद फौज कब बना है? 21 अक्टूबर 1943 को। कहा? सिंगापुर में। तो वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें याद रखिएगा। जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने के लिए जाएंगे तो हिटलर इनको एक उपाधि देगा, नेताजी की उपाधि देगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस अफगानिस्तान जाएंगे, और एक मुस्लिम के नाम से वीजा बनवाएंगे। एक मुस्लिम के नाम से वीजा बनवाए, और यूरोप में हिटलर कहाँ का शासक? जर्मनी, एवं मुसोलिनी इटली के शासक से मिलने जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि वह कहां से एक वीजा बनवाते हैं, तो अफगानिस्तान में वीजा बनवाते हैं, और वह वीजा जो है बनाने के बाद वह यूरोप जाते हैं, और यूरोप जाएंगे तो जर्मनी के शासक जो था, तानाशाही शासक, जिसे नाजीवाद संगठन था उनका, हिटलर से मिलेंगे, और हिटलर सुभाष चंद्र बोस को एक उपाधि देगा, नेताजी का, एडॉल्फ हिटलर, इसका नाम था पूरा हिटलर। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया था। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस यूरोप की यात्रा पर जाते हैं, और यूरोप में ब्रिटेन के अगेंस्ट में एक इंटरनेशनल लॉबी या एक इंटरनेशनल माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, और उसी इंटरनेशनल माहौल में बनाने में सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले जर्मनी के शासक हिटलर, एडॉल्फ हिटलर से मिलेंगे। और एडॉल्फ हिटलर जो था उसका एक संगठन था, राजनीतिक संगठन, जो नाजीवाद के नाम से फेमस था, और मुसोलिनी का एक संगठन रहा है जो फांसीवाद के नाम से प्रसिद्ध था।
ये इनका राजनीतिक संगठन भी आप कहेंगे कि फांसीवाद जो था वो एक राजनीतिक संगठन था, नाजीवाद जो था एक राजनीतिक संगठन था। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टोक्यो, बर्लिन और रोम ये 3 ध्रुव बन गए थे, ट्रायंगुलर बन गए थे, जिसमें टोक्यो में जो था वो एक सैनिक शासक था तुजो। इन तीनों ने मिलाकर के एक शत्रु राष्ट्र बना लिए थे, जो ब्रिटेन के अगेंस्ट में, फ्रांस के अगेंस्ट में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे। और इसी द्वितीय विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस ब्रिटेन का भी विरोध करेंगे, और ब्रिटेन का जब विरोध करेंगे तब यहाँ आपको है मिलेंगे। और इसके बाद एक और भी क्रांतिकारी नेता है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस का एक क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीएससी में कि जब सितंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो उस गदर आंदोलन का भारत में कौन नेतृत्व कर रहा था? ये क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ है। और भारत में नेतृत्व कर रहे थे रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस को भी जब यह आंदोलन होता है तो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, तो वह किसी तरह छुप करके भाग जाते हैं, देश से बाहर चले जाते हैं और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जाकर के ब्रिटेन के अगेंस्ट में लॉबी बनाने लगते हैं, अपना एक संगठन बनाने लगते हैं। तब वही बनाएंगे 1942 में, अक्टूबर 1942 में वो एक संगठन बनाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट संगठन है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है, आप 2024 का आईएएस का पेपर उठाइए, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया, उसमें 4 संगठन दिया और मैचिंग करने के लिए पूछा है, जिसमें कौन सा मैचिंग गलत है उसमें सी राजगोपालाचारी लगाया हुआ था, जबकि वह गलत है कौन? रास बिहारी बोस क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने 1942 में बैंकॉक में अक्टूबर में एक संगठन बनाएंगे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और जब यह बन जाएगा संगठन तब सिंगापुर में आमंत्रित करेंगे किसको? सुभाष चंद्र बोस को। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जिम्मेदारी किसको दे देंगे? सुभाष चंद्र बोस को। तो अब हम लोग जो देखेंगे, मेन पॉइंट जो देखेंगे वो आजाद हिंद फौज देखेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी देखेंगे, आईएनए देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्टूबर 1942 ईस्वी में भारत के एक क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस बैंकॉक थाईलैंड में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया था। तो यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि यही लीग आगे चल करके बनेगा जो इंपॉर्टेंट है। इससे एक पॉइंट और भी आप याद रखिएगा कि आजाद हिंद फौज बनाने का सबसे पहले विचार किसने दिया था? तो सबसे पहले विचार 1942 में टोक्यो जापान में कैप्टन मोहन सिंह और सरदार निरंजन सिंह गील के द्वारा दिया गया था। 1942 ईस्वी में
1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह एवं सरदार निरंजन सिंह गिल जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज बनाने का, आजाद हिंद फौज की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत किया था। किंतु कुछ दिनों के बाद कुछ दिनों के बाद जापान की सरकार ने कैप्टन मोहन सिंह को सहयोग देने से मना कर दिया। कुछ दिनों के बाद जापान की सरकार ने कैप्टन मोहन सिंह को सहयोग देने से मना कर दिया, जिसके कारण आजाद हिंद फौज संगठन नहीं बन सका। तो याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज बनाने का सबसे पहले विचार जो दिया जाएगा वो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा दिया जाएगा और सरदार निरंजन सिंह गिल के द्वारा दिया जाएगा। उस समय जापान की सरकार तुजो की जो सरकार थी, सैन्यवाद के रूप में तुजो, वो सपोर्ट करने की बात किए थे। बाद में उन्हें सपोर्ट करने से मना कर दिए और यह आजाद हिंद फौज जो बनाया भी जाता तो ये सभी भारतीय सेनाओं को मिला करके बनाने की बात थी, क्योंकि बहुत से भारतीय सेना जो ब्रिटिश सेना में काम कर रहे थे वह ब्रिटिश सेना को छोड़ करके आपको है जापान में जैसे काम कर रहे तो सहयोग हो गया, जापान के साथ उन्होंने मिल गए, तो वह अपने सोचे कि भारतीयों को मिला करके एक संगठन बना देंगे आजाद हिंद फौज। तो उस समय जापान की सरकार ने तो समर्थन दिया, लेकिन बाद में वो समर्थन देने से मना कर दिया, तो आजाद हिंद फौज नहीं बन पाया। तब आगे चल करके कुछ भारतीयों को मिला करके रास बिहारी बोस के बैंकॉक में बनाए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बना दिए और यही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है आगे चल करके क्या बन जाएगा, आजाद हिंद फौज बनेगा। अब क्या करेंगे कि सिंगापुर में आमंत्रित करेंगे किसको, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस को। तो नेक्स्ट पॉइंट है 1943 ईस्वी में रास बिहारी बोस
सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर आमंत्रित किया और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जिम्मेदारी सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। सुभाष चंद्र बोस को दे दिया गया। तब 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में आजाद हिंद फौज INA का गठन किया क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने IIL का नाम बदलकर आजाद हिंद फौज कर दिया। और सैनिकों को पुनर्गठित करते हुए आजाद हिंद फौज में बटालियन का नाम या रेजिमेंट का नाम राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर रखा। राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर रख दिया। राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर रख दिया। तो यह आजाद हिंद फौज के संबंध में है, राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर रखा गया। अब वो कौन कौन सा राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर रखा गया है तो उसके विषय में भी हम लोग देखते हैं, कौन कौन राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर यह रखा गया है। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर बटालियन
सबसे पहले गांधी बटालियन महात्मा गांधी के नाम पर बनाया गया। दूसरा सुभाष बटालियन। तीसरा आजाद बटालियन। चौथा नेहरू बटालियन। पांचवा रानी लक्ष्मीबाई बटालियन। और रानी लक्ष्मीबाई बटालियन का जो अध्यक्ष बनाया गया लक्ष्मी सहगल को बनाया गया। लक्ष्मी सहगल, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, आप इसे याद रखिएगा, जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आजाद हिंद फौज के द्वारा बटालियन को पुनर्गठित कर दिया गया और बटालियन बना दिया गया। अब यह आजाद हिंद फौज को विश्व के 8 देशों ने मान्यता दे दिया। आजाद हिंद फौज को आजाद हिंद फौज को आजाद हिंद फौज को यह आजाद हिंद सरकार को आजाद हिंद सरकार को विश्व के 8 देशों ने मान्यता दिया, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान इत्यादि महत्वपूर्ण देश थे। महत्वपूर्ण देश थे। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का 2 मुख्यालय बनाए थे। इंडियन नेशनल आर्मी का 2 मुख्यालय बनाया गया था। एक तो सिंगापुर था, दूसरा रंगून को बनाया गया। रंगून बर्मा की राजधानी है। फिर इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, है ना, यह बनाया गया 2 मुख्यालय, भी एग्जाम में पूछ चुका है। इसके बाद देखिएगा आजाद हिंद फौज जब बनेगा तब इसके बाद आजाद हिंद फौज के तरफ से और जापान के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस भारत पर ब्रिटेन के अगेंस्ट में हमला करेंगे, ब्रिटिश सरकार के विरोध में। और जब युद्ध की घोषणा करेंगे तो उसके लिए सिंगापुर के रेडियो पर प्रचार करते हुए फरवरी 1944 में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित करते हैं। फरवरी 1944 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ब्रिटेन के खिलाफ ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हुए
करते हुए महात्मा गांधी से आशीर्वाद लेने के लिए सिंगापुर से रेडियो पर घोषणा करते हुए महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करेंगे। तो आप इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बटालियन रेजिमेंट जो बनाया गया 5 रेजिमेंट है। इसके अलावा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा सिंगापुर से रेडियो पर प्रचार करते हुए। तब उसके बाद वह ब्रिटेन के अगेंस्ट में आक्रमण करेंगे, अंडमान निकोबार पर विजय प्राप्त करेंगे और अंडमान निकोबार पर विजय प्राप्त करके उसका नाम स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप रखा जाएगा आजाद हिंद फौज के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस भारत के पूर्वी क्षेत्र पर जापान के साथ मिलकर आक्रमण किए थे और ब्रिटिश सैनिकों को पराजित करते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार किया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर स्वराज एवं शहीद द्वीप कर दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ेंगे तो आजाद हिंद फौज जो है भारत के पूर्वी क्षेत्र पर आक्रमण करके बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार किया और अपने अनुसार उनका नाम का बदलाव भी किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप इसे याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945,
को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर बम से हमला किया जिसके कारण 15 अगस्त 1945 को जापान ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी 15 अगस्त को आधार बना करके 2 वर्षों के बाद भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को किया गया था। और 18 अगस्त 1945 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई। इसके बावजूद एक पॉइंट और भी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन क्या करेगा, आजाद हिंद फौज के कुछ सिपाहियों को गिरफ्तार करके दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चलाएगा, जिसमें 3 सिपाही सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और वकीलों के तरफ से, बचाव पक्ष के वकीलों के तरफ से जो काम कर रहे थे वो भूला भाई देसाई थे। तो ब्रिटिश सरकार क्या करेगा, उन्हें तीनों को जेल से मुक्त कर देगा। तो आजाद हिंद फौज में यह हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से सिपाहियों को गिरफ्तार करके दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चलाया गया था। जब तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आजाद हिंद फौज के 3 सिपाहियों पर दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चलाया गया था। वह कौन कौन से सिपाही थे और वकीलों पक्ष का नेतृत्व कौन कर रहे थे। आजाद हिंद फौज के 3 सिपाही थे, एक सहगल, दूसरा शाहनवाज और तीसरा ढिल्लो। 1946 में दिल्ली के लाल किला में इस पर मुकदमा चलेगा और इनके बचाव पक्ष के वकील थे सबसे पहले नाम याद रखिएगा भूला भाई देसाई, जेल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, आसफ अली, और इन वकीलों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, भूला भाई देसाई नेतृत्व।
ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और जब ये दिल्ली में लाल किला पर मुकदमा चलाया जा रहा था तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का गवर्नर जनरल आप याद रखिएगा लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 फरवरी तक रहेंगे। यह जो सबसे महत्वपूर्ण है, यदि क्वेश्चन पूछता है इस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? ब्रिटेन का पीएम लॉर्ड क्लीमेंट। क्लीमेंट इटली था। किस पार्टी से? लेबर पार्टी से। यदि पूछता है ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉर्ज 6 था। तो आप इसे याद रखेंगे। ज्यादा फिर आपको है यह आंदोलन इसलिए तीव्र गति से हो गया क्योंकि सभी नेता इनके बचाव पक्ष में आ गए। जाकर के ब्रिटिश सरकार को इन तीनों आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ना पड़ा, जेल से मुक्त करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार को इन तीनों को जेल से मुक्त करना पड़ा। इसके अलावा एक और भी थे आजाद हिंद फौज के सैनिक, रशीद अली। इनका भी नाम याद रखिएगा, रशीद अली। रशीद अली। और ये रशीद अली जो थे वो कलकत्ता के जेल में बंद थे। कलकत्ता के जेल में बंद थे और ये एक आजाद हिंद फौज के सैनिक थे। ब्रिटिश सरकार ने इनको भी गिरफ्तार करके कलकत्ता जेल में डाल दिया। तब बंगाल के नागरिकों ने जब विरोध किया, इनको भी, रशीद अली को भी जेल से मुक्त किया गया। तो इसमें आजाद हिंद फौज के 4 सैनिकों का नाम बताएं। एक सागत, दूसरा शाहनवाज, तीसरा डिल्लो और चौथा रशीद अली। और इसके लिए जो वकीलों का संगठन बना था उसे में याद रखिएगा, भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, असफ अली थे। और इन्हीं के नेतृत्व से इन सभी को जेल से मुक्त किया गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो भी कार्य किया गया वो सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक में इस जो है सभी चीजों को मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक है, पुस्तक भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पुस्तक में आप याद रखिएगा, एक तो द ड्रीम ऑफ यूथ है, द ड्रीम ऑफ यूथ, यह 1928 में लिखे थे। दूसरा स्ट्रगल इंडिया, स्ट्रगल इंडिया, यह 1934 में लिखे थे। और यह दोनों पुस्तक बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, जिसमें से स्ट्रगल इंडिया बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप याद रखेंगे। और सुभाष चंद्र बोस से संबंधित पर्सनालिटी मैंने जन्म से लेकर के मृत्यु तक, राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका, सभी चीजों को A to Z में करवा दिया हूं। आप इस वीडियो को देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो है वो देखें। और यहाँ से क्वेश्चन काफी एग्जाम में आता है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज बहुत इंपॉर्टेंट है, अवधारणा किसने दिया वो सभी मैं बता दिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आजाद हिंद फौज पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज बनाया कब गया, तो आप डेट याद रखिएगा, एक जो है 21 अक्टूबर 1943 को, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और अधिक से अधिक लोग इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से भी कराएं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।